Topic 2.3 Solubility. The maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature is called its solubility. मतलब जो solubility क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो दिए गए अमाउंट ऑफ सोलवेंट में डिज़ोल्व हो जाती है एक फिक्स टेम्परेचर पे या एक दिए गए टेम्परेचर पे, उसे ही हम लोग सोल्यूबिलिटी कहते हैं। सपोज दैट अगर हम लोग शुगर है ना, शुगर है तो शुगर को अगर हम लोग मिलाते हैं पानी में, है ना, तो पानी में मिलाते हैं तो इसमें चम्मच से मिलाते जाते हैं, डिज़ोल्व करते जाते हैं शुगर, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर का मिलना इसमें बंद हो जाएगा। लेकिन जब इसी का टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे तो और भी सोल्यूट यानी कि शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम अमाउंट एक दिए गए टेम्परेचर पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो सोल्यूबिलिटी है शुगर की वो बढ़ गई। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर, डिफिनिट टेम्परेचर पे, है ना, जो मैक्सिमम अमाउंट शुगर की या फिर कोई भी सोल्यूट की जो वाटर में या फिर दिए गए सॉल्वेंट में जो डिज़ोल्व हो जाती है उसे ही हम लोग सोल्यूबिलिटी कहते हैं। सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सोल्यूबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है सोल्यूट की नेचर पे, सॉल्वेंट की नेचर पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। प्रेशर सिर्फ गैस का जो सोल्यूबिलिटी है उसको इफेक्ट करती है, जबकि टेम्परेचर जो है दोनों की, गैस और सॉलिड दोनों की सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट करती है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved in a given amount of solvent at given temperatures and pressure is called solubility of gas in liquid। जो मैक्सिमम मात्रा गैसियस सोल्यूट की जो डिज़ोल्व हो जाती है एक दिए गए अमाउंट ऑफ सोल्यूट में, सोलवेंट में, एक दिए गए टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, उसे ही हम लोग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कहते हैं, है ना। फैक्टर इफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर है जो गैस की सोल्यूबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। जब गैस हम डिज़ोल्व करते हैं पानी में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में, तो कौन कौन सा फैक्टर है जो इसे इफ़ेक्ट करती है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर, प्रकृति। यहाँ पे दो तरह का सोल्यूट होता है, एक पोलर और एक नॉन पोलर, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे द गैस विच रिएक्ट विथ सॉल्वेंट इज हाईली सोल्यूबल। एक वो गैस जो रिएक्ट करती है सॉल्वेंट से वो क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। जैसे हम लोग देखते हैं HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये ब्रेक कर जाती है H3O में, H3O आयन में और क्लोराइड आयन में। तो यहाँ पे ये HCl रिएक्ट कर रही है वाटर से, इसीलिए ये क्या होगी, हाईली सोल्यूबल होगी। SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। तो यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या करते हैं, ये वाटर से रिएक्ट कर रही है। तो जो भी सोल्यूट सॉल्वेंट से रिएक्ट करती है वो उसमें हाईली सोल्यूबल होती है। द गैस विच डू नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल। वो गैस जो सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करती है वो स्पैरिंगली मतलब कम सोल्यूबल होती है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ना, जो ये है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं इसे तो ये स्पैरिंगली सोल्यूबल यानी बहुत ही कम सोल्यूबल होती है। जबकि यहीं पे हम लोग देख रहे हैं HCl गैस, जब अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन में जब उसको डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ भी वो बहुत ही कम डिज़ोल्व हो जाती है। द पोलर सोल्यूट डिज़ोल्व इन पोलर सोलवेंट वाइल नॉन पोलर सोल्यूट इन नॉन पोलर सोलवेंट। जो पोलर सोल्यूट है वो पोलर सोलवेंट ही में डिज़ोल्व होती है, जबकि नॉन पोलर सोल्यूट जो है वो नॉन पोलर सोलवेंट में डिज़ोल्व होती है। दूसरा फैक्टर है यहाँ पे टेम्परेचर। द सोल्यूबिलिटीज ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर
because of exothermic process I gas dissolved with decrease in entropy. टेम्परेचर, द सोलबिलिटी जो गैस की है, ज़्यादातर गैस की जो सोलबिलिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ने से घट जाती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब जब गैस डिजोल्व होती है वाटर के अंदर या फिर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो वहाँ से टेम्परेचर रिलीज होती है। तो जब टेम्परेचर रिलीज होती है और वहाँ टेम्परेचर और सप्लाई करेंगे तो और भी गैस वहाँ से रिलीज होगा, तो इसलिए उसकी सोलिबिलिटी वहाँ पे घट जाती है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब गैस को डिजोल्व करते हैं तो गैस की जो इंट्रोपी है, इंट्रोपी कहते हैं गैस की रैंडमनेस को, क्योंकि गैस की पार्टिकल जब गैसेस फेज में होती है तो वो इधर उधर भागती रहती है। जब उसको डिजोल्व करते हैं तो उसकी जो मूवमेंट होती है पार्टिकल की वो रिड्यूस हो जाती है। तो रिड्यूस होती है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के फॉर्म में वो बाहर रिलीज होती है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग टेम्परेचर इधर इंक्रीज कर रही है, ग्राफ है यहाँ पे सोलबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। तो सोलबिलिटी जो लिया गया है वो मोल पर लीटर में लिया गया है और टेम्परेचर इधर इंक्रीज कर रही है। तो जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ आ रहा है यहाँ पे, इस तरह का ग्राफ आ रहा है ना, इस तरह का ग्राफ आ रहा है यहाँ पे। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रही है वैसे वैसे सोलिबिलिटी गैस की क्या हो रही है, यहाँ पे घटती हुई चली गई। तीसरा फैक्टर है यहाँ पे प्रेशर। द सोलिबिलिटीज ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ प्रेशर एंड इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। जो सोलिबिलिटी है गैस की वो प्रेशर के इंक्रीज करने से इंक्रीज कर जाती है, मतलब बढ़ जाती है, और इसका जो प्रूफ है वो हेनरी लॉ में दिया गया है। इफ सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज रिप्रेजेंटेड इन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसको हम लोग चाय से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, एंड पी बी इट्स पार्शियल प्रेशर्स, और पी इसकी पार्शियल प्रेशर है, देन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ के हिसाब से एक्स डायरेक्ट चाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। वेयर इज हेनरी लॉ? 1 मिनट। हेनरी लॉ यहाँ पे, हेनरीज लॉ, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressures of the gas over the solution। हेनरी लॉ है, कह रहा है कि सोलिबिलिटी जो गैस की है लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है गैस का, जो कि सॉल्यूशन के ऊपर सरफेस के ऊपर लग रही है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ लिक्विड है और इसके ऊपर जो है गैस है यहाँ पे भरा हुआ, तो गैस की प्रेशर, इस गैस की जो प्रेशर है, पार्टिकुलर गैस है, अगर इस गैस की प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ेगी इतना ही ज़्यादा ये गैस इस वाटर के अंदर या फिर ये जो सॉल्वेंट है इसके अंदर ये डिज़ोल्व होगा। तो यहाँ जो जो सोलिबिलिटी है वो सोलिबिलिटी का हो गई इस गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, यानी कि प्रेशर गैस का बढ़ेगा तो गैस की जो सोलिबिलिटी है वाटर के अंदर या फिर कोई भी सॉल्वेंट के अंदर वो बढ़ती हुई चली जाएगी। यही हेनरी लॉ। इफ़ सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज रिप्रेजेंटेड इन मोल फ्रैक्शंस, अगर गैस की सोलिबिलिटी को अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पी बी इट्स पार्शियल प्रेशर्स, और पी जो है वो गैस की पार्शियल प्रेशर है, यानी कि जो गैस डिजोल्व हो रही है उसकी पार्टिकुलर प्रेशर है पी, है ना। देन अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ के हिसाब से चाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी या पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाय, पी इजकल टू के एच चाय। यहाँ पे के एच क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है एंड इट्स यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की जो यूनिट होती है वो यूनिटलेस है मोल फ्रैक्शंस, इसलिए जो के एच है ना, इसकी यूनिट इस प्रेशर की यूनिट के बराबर होगी। द वैल्यू ऑफ के एच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, जो के एच की जो वैल्यू है वो अलग अलग गैस के लिए वो अलग अलग होती है, एंड फॉर सेम गैस द वैल्यू ऑफ के एच चेंजेस विथ टेम्परेचर, और सेम गैस के लिए के एच की वैल्यू टेम्परेचर के बदलने से बदल जाती है। आई द वैल्यू ऑफ के एच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। जो के एच की वैल्यू है
वो किस पे डिपेंड करती है, गैस के नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे और टेम्परेचर माने तापमान पे। हायर द वैल्यू ऑफ KH लेजर इज द सोलिबिलिटी ऑफ गैस। KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी गैस की सोलिबिलिटी उतनी ही कम होगी। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, देखते हैं। ये सोलिबिलिटी है, पार्शियल प्रेशर है जो ऊपर जा रही है ना, और इधर मोल फ्रैक्शन है, ये सोलिबिलिटी है। यहाँ पे टेम्परेचर को फिक्स रखा गया है 293 केल्विन, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे ये ग्राफ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और ये स्लोप है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी क्या हो रही है गैस की, वो इंक्रीज़ कर रही है। तो जो गैस डिजोल्व हो रहा है उसका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। तो जैसे जैसे भी यहाँ पे प्रेशर ऊपर इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे यहाँ पे सोलिबिलिटी गैस की इंक्रीज इधर करती हुई चली जाती है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ का होगा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये स्लोप जो है वो KH को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है ना। सी टेबल 2.2 NCERT एंड सॉल्ट एग्जाम्पल 2.4। ये टेबल है, KH की वैल्यू जो है 2.2 में दिया गया है NCERT के बुक में, और जो 2.4 है वो सॉल्ट एग्जाम्पल है जो इसी से हेनरी लॉ कांस्टेंट से जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या है? हेनरी लॉ होल्ड्स गुड इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर ये तीन कंडीशन है, अगर ये तीन कंडीशन अगर है तो हेनरी लॉ वहाँ पे होल्ड करेगा, मतलब वहाँ वैलिड होगा, नहीं तो हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा। तो तीन कंडीशन क्या क्या है वो चीज़ देखते हैं हम लोग, वो कंडीशन देखते हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज द प्रेशर नॉट वेरी हाई। तो प्रेशर जो है गैस की वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, गैस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द टेम्परेचर इज़ नॉट वेरी लो। टेम्परेचर बहुत ही कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन में क्या होता है, गैस जो है वो फ्रीज कर जाती है। इन दो कंडीशन में जब हाई प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है तो गैस क्या करती है, लिक्विड में बदल जाती है। द गैस डज, तीसरा कंडीशन है द गैस डज नॉट कंबाइन विद द सोलवेंट। तीसरा कंडीशन है कि सोलवेंट से गैस कंबाइन नहीं करना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वहाँ पे हेनरी लॉ अप्लाई होगा, अगर नहीं तो हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब कुछ एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का, तो देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। पहला एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉफ्ट ड्रिंक। पहला है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सोलिबिलिटी है सॉफ्ट ड्रिंक में हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, थम्स अप हो गया, स्प्राइट हो गया इत्यादि, है ना। इसलिए क्या करते हैं, जो बोतल होती है सॉफ्ट ड्रिंक की उसे हम लोग हाई प्रेशर पे सील करते हैं। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो गैस की सोलिबिलिटी होगी वो क्या होगी, बढ़ जाती है। इसीलिए हाई प्रेशर पे, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर पे सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को पैक करते हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है ना। दूसरा एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। ज़्यादा ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन की प्रेशर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। विच लीड्स टू लो कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड ऑफ पीपुल। जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है ब्लड के अंदर वो घट जाती है ना। लो कंसंट्रेशंस ऑफ ऑक्सीजन डेवलप एनॉक्सिया। जिसके कारण एक कंडीशन आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। एनॉक्सिया का मतलब होता है अनेबल टू थिंक, वो आदमी सही से सोच नहीं सकता है एंड एक्ट प्रॉपरली, और सही से काम भी नहीं कर सकता है। तो ये दो कंडीशन आता है जिसके कारण, जिसे हम लोग एनॉक्सिया कहते हैं, और ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। अब बॉडी को तो प्रॉपर कंडीशन में ऑक्सीजन चाहिए, और अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या होगा, इन चीज़ों में कमी आ जाएगी, क्योंकि बॉडी ऑर्गन जो है वो सही से काम नहीं करेगा। तीसरा एप्लीकेशन है व्हेन स्कूबा डाइवर्स गो डीप इन द सी। जब स्कूबा डाइवर समुद्र के बहुत नीचे तक जाती है तो नाइट्रोजन गैस एलोंग विथ ऑक्सीजन गेट डिजोल्व इन ब्लड।
तो नाइट्रोजन गैस जो उसके किट में भरा होता है वो ऑक्सीजन के साथ साथ उसके ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। व्हेन द डाइवर्स कम अप, जब डाइवर्स पानी के ऊपर आता है यानी कि सतह पे आता है, तो डिजोल्व नाइट्रोजन्स रिलीज्ड, ऑक्सीजन तो वहाँ पे यूज़ हो जाता है बॉडी के अंदर, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो यूज़ नहीं होता और ये क्या होता है, रिलीज हो जाता है, मतलब वहाँ से निकलता है। एंड फॉर्म द बबल इन द कैपिलरीज, चूँकि बॉडी के बाहर तो नहीं आ सकता इसलिए कैपिलरी यानी कि जो खून का नस है उसी में क्या होता है, ये बबल के फॉर्म में वहाँ पे जमा हो जाता है और ब्लड को रोकता है उधर से फ्लो होने से, है ना, जिसके कारण क्या होता है कि एक दर्द का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है और इस बीमारी का नाम बैंड्स कहा गया है, जिसके कारण बहुत सारा स्कूबा डाइवर्स मर भी जाता है। टू अवॉइड बैंड्स, इस बीमारी से बचने के लिए, बैंड से बचने के लिए द टैंक ऑफ स्कूबा डाइवर्स इज फिल्ड विथ 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन, है ना। इस बीमारी से बचने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स अपने पीठ पे जो टैंक ले जाता है ऑक्सीजन का, उसे 11.7% नाइट्रोजन, 56.2% नाइट 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन से भरते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि हैनी लॉ पे है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक हैविंग पार्शियल प्रेशर 4 बार एंड KH फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 1670 बार। यह क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सॉफ्ट ड्रिंक में फाइंड करें जब कार्बन डाइऑक्साइड का बोतल के अंदर जो प्रेशर होती है वो 4 बार है और KH जो वैल्यू दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो 1670 बार है। तो एक फार्मूला आता है जो कि हैनी लॉ से है, P=KH चाय, यहाँ पे चाय का मोल फ्रैक्शन है ना, तो चाय कार्बन डाइऑक्साइड बराबर P/KH हो जाएगा। P का वैल्यू यहाँ पे 4 बार दिया गया है और KH की वैल्यू 1670 बार, तो यहाँ पे डाल दिए, ये क्या हो गया, यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन मिल गया। इसको कैंसिल करने के बाद 2.4 × 10⁻³ नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इन 1 लीटर। अब हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में वाटर का जो मोल की संख्या है वो कितनी होती है, 55.5 मोल होती है। इससे पहले हम लोग फाइंड कर चुके हैं इसको, 55.5 मोल होती है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, N कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन N कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N वाटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो नंबर ऑफ मोल है वो वाटर की कंपेरिजन में बहुत ही कम है, इसलिए डिनोमिनेटर से कार्बन डाइऑक्साइड का जो नंबर ऑफ मोल है वो हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे N कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन N वाटर। अब N कार्बन डाइऑक्साइड बराबर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं और कैंसिल कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें कितना मोल मिल जाता है, 0.133 मोल मिल जाता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड का। अब मोल को हम लोग क्या करेंगे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिल जाएगा, जो यहाँ पे 5.85 ग्राम पर लीटर यहाँ पे दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जिस तरह से गैस की सोल्युबिलिटी देखे थे लिक्विड के अंदर, इसी तरह से हम लोग सॉलिड की सोल्युबिलिटी देखते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे हम लोग, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट in a given amount of solvent at a definite temperature is called solubility of solid। यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड है जो दिए गए सॉल्वेंट की मात्रा में डिजॉल्व होती है एक डिफिनिट टेम्परेचर पे, एक निश्चित टेम्परेचर पे, उसे हम लोग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड कहते हैं। अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व मोर सोल्यूट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन जो जिसमें और भी ज़्यादा सोल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, उस तरह की सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और एक दूसरा आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, दिस सॉल्यूशंस डिजॉल्व मोर सोल्यूट। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में और भी ज़्यादा सोल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर विच इफेक्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर है जो सॉलिड की सोल्युबिलिटी को इफेक्ट करती है।
है ना। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, तो इसमें देखते हैं आयनिक एंड पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन रोक दिए polar solvent like sugar, a polar solvent and table salt, आयनिक सोल्यूट डिजॉल्व इन वाटर। तो आयनिक सोल्यूट जो है वो पोलर सोलवेंट में डिजॉल्व होती है। जैसे हम लोग देखते हैं शुगर जो कि एक पोलर सोल्यूट है, एंड टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड जो कि आयनिक सोल्यूट है ना, डिजॉल्व इन वाटर, पानी में डिजॉल्व कर जाती है, जो कि पानी का है एक पोलर सोल्यूट है, सॉरी पोलर सोलवेंट है। वाइल नेफ्थलीन एंथ्रासिन नॉन पोलर सोल्यूट, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन जो कि एक नॉन पोलर सोल्यूट है, डिजॉल्व होती है इन नॉन पोलर सोलवेंट है। किस में डिजॉल्व होती है? नॉन पोलर सोलवेंट में डिजॉल्व हो जाती है। टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर देखते हैं हम लोग, टेम्परेचर। द सोलिबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉलिड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। जो गैस सॉलिड की जो सोलिबिलिटी है वो क्या होती है? टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाती है ज़्यादातर सॉलिड की। तीसरा फैक्टर है प्रेशर, तो इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड। तो प्रेशर की जो इफेक्ट है सॉलिड की सोलिबिलिटी पे वो नेग्लिजिबल है, यानी कि जो प्रेशर है वो सॉलिड की सोलिबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रॉल्स लॉ, है ना।